आज अतीक अहमद के पास जो दिल में, जो दिमाग में राज थे किसके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, वो आज उसके साथ चले गए। तो ये एक फायदा, अपने बेटे की हत्या के बाद कहीं वो ये सारे राज ना उगलते। न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम लोगों के सामने आई कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी गई है और इस हत्या को लेकर के मीडिया में एक तरह से जश्न का माहौल है। और अब अपडेट ये भी सामने आ गई है कि मीडिया कर्मी बन करके ये हत्या आरोपी आए थे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए अतीक और उसके भाई को गोली मार करके हत्या की गई है। और इसी पूरे हत्याकांड पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब इस वक्त रात के 1:30 बजे जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि हत्या आरोपी जय श्री राम का नारा लगाते हुए हत्या करते हैं और 150 पुलिसकर्मी की मौजूदगी में यह हत्या कर दी जाती है? अब योगी जी ने असेंबली के पटल पे एक बात कही थी, मिट्टी में मिला दूंगा। तो प्राइमा फेशाई प्रथम दृष्टया तो यही नजर आएगा कि उन्होंने ये बात करने को कही थी और वो हो गई। लेकिन मैं इससे भी बड़ी बात एक कहना चाहता हूँ कि ये जो हत्याकांड है और ये 3 जो मौतें हुई, 3 सीरीज हुई हैं मौतों की। पहली जो उमेश पाल की, वहाँ पे गोलीबारी हुई, उसमें पुलिस की नाकामी, और अब के हालात से ये जाहिर भी हो रहा है, ये भी इशारा मिल रहा है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के साथ, बिकॉज जो उमेश पाल था वो भी एक प्रोटेक्टेड विटनेस था, उसको भी पुलिस की सुरक्षा थी। पुलिस की सुरक्षा में ढिलाई देके कौन ढिलाई देगा? खुद वो जो कि पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं, जो भ्रष्ट पुलिस के सुरक्षा कर्मी थे। आज तक उमेश पाल की हत्या करने में क्या पुलिस के जो अधिकारी थे, जो उसकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए अधिकारी तैनात थे, उनके रोल की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, उस पर लिपापोती की जा रही है। उसके बाद एक एनकाउंटर होता है, वो भी डाउटफुल हालात में होता है एनकाउंटर, वो भी पुलिस कर्मियों द्वारा ही होता है। यहाँ भी पुलिस की शामिल होने की पूरी, यहाँ तो पूरे डायरेक्ट ही है। उसके बाद जो ये तीसरा हत्याकांड होता है, ये भी पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की प्रोटेक्शन में आके ही गोली मारी जाती है। ठीक है, तो ये तीनों ही हत्याकांड जो है, एक तरह से हत्याकांड ही है या मृत्युकांड कह लें इन्हें, ये कनेक्टेड है आपस में। इसमें जो मुझे खबरें आ रही हैं और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक लॉबी है बीजेपी की। एक दूसरी लॉबी है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, और 1-2 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये 2 लॉबियां हैं, उनकी आपसी रंजिश और वर्चस्व की, और वर्चस्व भी जो माफिया के जरिए पैसा उगाया जाता है सरकारों द्वारा, उस वर्चस्व की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में ये तीनों मृत्युकांड हुए हैं। तो ये दोनों फैमिलियां अब जो पिक्चर निकल के आ रही है, ये विक्टिम हैं इसके। कांटे से कांटे निकालने का आपने एक रास्ता सुना होगा ना, और दहशत फैलाने का। तो अब अतीक अहमद के दिल में क्या राज थे, कौन कौन भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ टच में था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब भी अगर इस बात को उनकी फैमिली छुपाएगी तो इससे उनको और ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये समय आ गया है कि ये बताया जाए उनकी फैमिली द्वारा कि कौन वो केंद्रीय मंत्री है जिसकी बदौलत, जिसके फ़ोन से या जिसके इन्फ्लुएंस से कोई बहुत बड़ा नेता ये गांधीनगर जेल में, जिस जेल में, गुजरात की जेल में वो थे, कौन मिला था जाके, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई एक बहुत बड़े नेता, उसके बाद उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन की, इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। कौन सा वो केंद्रीय मंत्री था जिसने
इन्फ्लुएंस लगा के वो जेल में मीटिंग कराई। उसके बाद अतीक अहमद ने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तार जो है हत्याकांड के, ये जो 3 हत्याकांड हुए हैं, ये तार जाके तभी खुलेंगे जब योगी जी का इसमें रोल इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं उनका रोल इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो बीजेपी के मंत्री प्रदेश में बैठे उनका। और एक बात तो कम से कम साफ हो गई, हम क्रिमिनल लॉ करते हैं जब, तो कोई व्यक्ति आखिरी बार अगर किसी को धमकी देता हुआ मिलता है तो सबसे पहले मुकदमा उस पर दर्ज होता है। इस केस में तो योगी जी ने मिट्टी में मिलाने की धमकी दी थी और उसके बाद कोई और नारा नहीं, राम राम का नारा नहीं, जय श्री राम का नारा नहीं, जय श्री राम का नारा। वो कौन सा संगठन लगाता है, किस समय लगाता है, इसके उदाहरण आपको दसियों मिल जाएंगे। राम राम हम लोग बचपन से ही, मैं तो मेरे बचपन के समस्त मित्र आपस में राम राम के अभिवादन से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो राम राम का नारा नहीं है ये, सिया राम का, जय सिया राम का भी नारा नहीं है, जय श्री राम का नारा है। वो कब कब लगता है और कौन कौन से संगठन वो नारा लगाते हैं, उनका रोल भी। और योगी जी ने जो कहा था मिट्टी में मिला देंगे, ये दोनों आपस में इतने बड़े सबूत हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि सर इन्वेस्टिगेशन की बात तो एक तरफ की जा रही है, पर यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में परिवार वालों की तरफ से पहले ही ये कहा गया था, TIN डाली गई थी कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है या उसकी हत्या की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एंटरटेन करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। आज रिजल्ट सामने, और आप कई बार रिपोर्ट में कह चुके हैं कि क्रिमिनल मीडिया, आज वो क्रिमिनल मीडिया सामने आ गया खुल करके, जहां मीडिया के बंधु बन करके वो लोग अतीक और अशरफ के पास तक पहुंच गए। क्या लूप पॉइंट है कि पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पुलिस को जानकारी नहीं थी, ये इशू ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए, पुलिस के कौन कौन से अधिकारी इस हत्याकांड में, उस एनकाउंटर में और उमेश पाल की हत्या में, और वो जो उस दिन हत्याकांड हुआ है उसमें जितने भी लोग मरे थे, उस हत्याकांड में कौन कौन से पुलिस अफसर शामिल थे, उनका रोल है। सिर्फ सुरक्षा में ढिलाई देने का नहीं, क्या वो साजिश में भी शामिल थे इन तीनों मृत्यु कांडों में, इसकी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, कल भी हमने जजेस के ऊपर दबाव बनाने के खिलाफ, जजेस के ऊपर जो जजेस को धमकाया जा रहा है, जुडिशरी को धमकाया जा रहा है, हमने एक इतना बड़ा मार्च निकाला था और हम लोग जबरदस्ती, पुलिस ने हमें नजरबंद भी किया था, अरेस्ट भी किया था। क्योंकि सर इस हत्याकांड को लेकर के, क्योंकि यहाँ बात यूपी के जंगल राज की नहीं की जा रही है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि आप क्रिमिनल मीडिया बताते हैं, वो इस बात के दावे कर रहा है कि अतीक के साम्राज्य का अंत हुआ, अतीक को ठोक डाला, जो इस तरीके की हेडलाइन है। और उत्तर प्रदेश के सीएम जब ये कहते हुए दिखाई देते हैं, ठोक दो नीति के तहत सबको ठोका जाएगा, आरोपी जहां 150 पुलिस की मौजूदगी में हत्या करके चले जाते हैं और उन्हें जिंदा पकड़ लिया जाता है, किस तरीके से देखते हैं? और लगातार वो हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जो मैंने आपको अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद इंटरव्यू दिया था, आप उसके भी कुछ दिखाएंगे या याद करेंगे तो आपको नजर आएगा। एनकाउंटर करने का, हत्या करने का एक एस्पेक्ट तो ये होता है कि ह्यूमन राइट्स और जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये हत्याकांड भी एक तरह का एनकाउंटर ही है। पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स के सामने हुआ है ना, तो कोई कर नहीं सकता था। इन्वेस्टिगेशन तो मेरे ख्याल से शुरू ही इस बात से होनी चाहिए कि पुलिस कर्मियों का क्या रोल था, कौन उनका उच्च अधिकारी है। एक बहुत ही जिसको अपने आप को तेज तर्रार अफसर कहते हैं, मैं उनका नाम भी बाद में खोलूंगा, आज नहीं बहुत जल्दी खोलूंगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। वो इस प्रकार के कई हत्याकांडों में शामिल हैं, वो कई गैंगस्टर्स को दूसरे गैंगस्टर्स की मदद करने में या कोई राइवलरी निपटाने में कई हत्याओं में शामिल रहे हैं, उनका नाम मैं जल्दी खोलूंगा। लेकिन आज जो है, आज अतीक अहमद के पास जो दिल में, जो दिमाग में राज थे किसके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, वो आज उसके साथ चले गए। तो ये एक फायदा, अपने बेटे की हत्या के बाद कहीं वो ये सारे राज ना उगलते,
इस एंगल की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यही न्यायपूर्ण बात है। क्योंकि लास्ट में जब गोली चलाई गई तो एक नाम उसके भाई अशरफ की जुबान पर था गुड्डू मुस्लिम, और जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया गया तुरंत गोलियां की बौछार करना शुरू कर दी गई। कैसे देखते हैं सर इस चीज को भी? मैं बता रहा हूँ ना, ये आवाज बंद करने के लिए ये माफियाओं का एक तरीका होता है, जितने बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनका तरीका होता है। अफसोस की बात यह है कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, ये जो केंद्र में सरकार चल रही है, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी गैंगस्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। कोई उल्टा लटकाने की बात कर रहा है, कोई मिट्टी में मिला देने की बात कर रहा है। ये किनकी भाषा है? ये गैंगस्टर्स की भाषा होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वश ये लोग बड़े बड़े ओहदों पे आ चुके हैं, मगर इनकी जो बेसिक नेचर है, आपराधिक नेचर है, वो बदल नहीं पा रही संविधानिक पदों पे आने के बाद भी और संविधान की शपथ बार बार लेने के बाद भी। एडवोकेट महमूद फराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि असद का जो एनकाउंटर हुआ 2 दिन पहले, उस दौरान भी इस बात का अंदेशा लगाया गया था कि कुछ ऐसा कांड होने वाला है। जब पुलिस प्रशासन को मौजूदगी थी तो इतनी बड़ी चूक कहाँ हुई, ये तमाम पहलू जो है जांच का विषय बनता है। चेन रिएक्शन की तरह होता है। अब जिन लोगों ने इन्हें मारा है उनको मिटाने की कोशिश की जाएगी, फिर उन लोगों को जो मारेंगे उनको मिटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के राज नाम खोल सकते हैं। तो एक चेन रिएक्शन है जिसमें मैं समझता हूँ हमारे जजेस को, न्यायिक व्यवस्था को बीच में इंटरफेयर करना चाहिए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कोर्टों को, या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इसमें संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूँगा। संज्ञान तो लेना चाहिए, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर यहाँ जांच का विषय ये बन जाता है कि जिस तरीके से ये हत्या हुई है, जो लोग जश्न का माहौल बना रहे हैं, जश्न की सेलिब्रेशन के तौर पर इसे देख रहे हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इन सब चीज़ों की? जिम्मेदार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। योगी जी और जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके टच में ये कितने, जो ये मैंने क्रिमिनल लीडर बोलता हूँ ना, उनकी भी जो फोन कॉल, जो CDR, किस किस के फोन का आदान प्रदान हुआ है, कितने बजे हुआ है, किस किस अधिकारी से हुआ है उनका फोन कॉल का आदान प्रदान, ये सभी लोग इस साजिश का हिस्सा हैं। ये कोई माहौल नहीं बना रहे हैं, ये इस साजिश में हिस्सा है कि कैसे इस हत्याकांड को, उस एनकाउंटर को और उमेश पाल के हत्याकांड को किस तरीके से एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जो अपराधी लोग हैं, जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनकी मदद करने के लिए और मुद्दे से भटकाने के लिए, ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसका ये क्रिमिनल हिस्सा है। एक आपराधिक साजिश में अलग अलग लोग अलग अलग रोल अदा करते हैं। ये क्रिमिनल मीडिया वाले जो एंकर्स हैं और इनके एडिटर्स जो हैं, ये भी इसी आपराधिक जो साजिश है उसका एक हिस्सा है। इनको उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता।